वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। हम अपने लेक्चर की शुरुआत जिसके अंतर्गत हम पहली यूनिट से इसे शुरू करने वाले हैं। और आपने सिलेबस देखा हो तो पहली यूनिट में दो वर्ग के विचारक दिए हुए हैं। एक इंडियन विचारक हैं या इंडियन थिंकर्स हैं और दूसरे वेस्टर्न थिंकर्स हैं। जो कि यह सबसे मान्य मत है कि राजनीतिक विचारधारा, सोचने समझने की परंपरा और एक राजनीति को विकसित करने का जो श्रेय है वो वेस्टर्न थिंकर्स को दिया जाता है। और वेस्टर्न थिंकर्स में भी जो बेसिकली ग्रीक दार्शनिक हैं, गुरु शिष्य की तिकड़ी, जिसे स्पा परंपरा भी कहा जाता है। इसमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु आते हैं। इसके बाद भी अरस्तु के शिष्य सिकंदर हुए हैं, जो कि थिंकर्स नहीं थे, मतलब विचारक नहीं थे, लेकिन महान शासक जरूर हुए हैं। इसलिए हमारी बात इन्हीं तीनों तक केंद्रित होगी। इसमें प्लेटो और अरस्तु हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं और हम इनका डिटेल में अध्ययन भी करने वाले हैं। लेकिन इनके प्लेटो के जो गुरु थे सुकरात, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर आप प्लेटो को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो प्लेटो की किताबें हैं या उसका दर्शन है या जीवन भी कह लें पूरा, तो कहीं ना कहीं उसका हीरो सुकरात ही है। सुकरात ने जो डायलैक्टिक मेथड बताई, जो प्रश्नोत्तरों के माध्यम से वो एक न्याय तक पहुंचा या अंतिम सत्य तक उसने जानने की जो कोशिश की, उन्हीं को प्लेटो ने अपने ग्रंथों में उतारा है। इसीलिए उसके ग्रंथों को डायलॉग कहा जाता है। तो हमें यहाँ सुकरात को थोड़ा समझ लेना चाहिए। सुकरात सुकरात वह पहले ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने चिंतन को या दर्शन की जो परंपरा है उसको मानव केंद्रित किया है। जो सोचने और समझने की जो समस्या और उसके समाधान के केंद्र में मानव को ला दिया है। सुख दुख सब मानव पर ही लाके केंद्रित किया था, ऐसे पहले विद्वान सुकरात महोदय माने जाते हैं। इससे पूर्व जो चिंतन था या जो सोचने समझने और सीखने की कला थी, वो ईश्वरी केंद्रित थी या भाग्य, जिसे हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में भाग्य आधारित कह सकते हैं। क्योंकि मनुष्य को तुच्छ माना जाता था और ईश्वर ही सारे कामों और घटनाओं के केंद्र में माना जाता था। लेकिन सुकरात आए, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इंसान भी कुछ होते हैं, इंसान को आप ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इंसान केंद्रित दर्शन की शुरुआत की। तो इसके साथ ही राजनीति की या राजनीतिक दर्शन के बीज भी सुकरात के साथ ही पड़ गए थे, जिन्हें प्लेटो ने आगे बढ़ाया और उस पे एक विशाल भवन का निर्माण बाद में अरस्तु ने किया, जिसे वैज्ञानिक राजनीति का जनक माना जाता है। वो हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन यही बात सुकरात पे वापस आए तो जो उसने चिंतन की शैली में परिवर्तन करने की मांग की अपने समाज में, उसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। सुकरात के समय पे लोकतांत्रिक सरकार का शासन था। ये आज के लोकतंत्र से थोड़ा भिन्न माना जा सकता है, लेकिन इसे लोकतंत्र ही कहा जाता है कि वहां लोकतांत्रिक सरकार थी। तो उसका शासन था। चूंकि सुकरात का काम ही यही था कि वह दिन में शहर की गलियों में निकलता था, युवाओं से संवाद करता था, तर्क वितर्क करता था। और सोफिस्ट थे जो उस टाइम पे एक लोग, आगे जाके हम सोफिस्टों को समझेंगे। बेसिकली कुछ लोग थे, उनकी बातों को काटा करता था और नए सत्य खोजने की कोशिश करता था। तो इसके कारण उसने स्थापित परंपराओं प्रथाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिए, जिसके कारण वहां की सरकार और जो कुलीन वर्ग था जिसके हाथों में सत्ता थी, वो इससे रुष्ट हो गए। कुलीन वर्ग जो इससे रुष्ट हुए थे, तब इस पे लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा दो आरोपों में मुकदमे चलाए गए। पहला आरोप था कि ये युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहा है और दूसरा देवी देवताओं वाला था कि देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। तो इसके कारण उसे बंदी बना लिया गया, पकड़ लिया गया और उसके संवाद बंद कर दिया गया। इसके बाद जो लोकतांत्रिक सरकार के पतन के बाद 30 लोगों की सरकार सत्ता में आई। 30 लोगों का शासन जिसे कहा जाता है। इस शासन ने इस मुकदमे को आगे बढ़ाया
और सुकरात को मृत्यु दंड की सजा दी। और मृत्यु दंड भी आपने वो प्रसिद्ध फोटो देखी होगी, सुकरात ऐसे बैठे होता है और हाथ में ऐसा विष का प्याला लिए होता है। तो उसे विष का प्याला ही दिया गया था, ऐसे फांसी नहीं दी गई थी, विष का प्याला दिया था और वो डेथ हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि प्लेटो ने उसे बचाने की कोशिश की थी, जेल के प्रहरियों को रिश्वत वगैरह भी दी थी और ताले भी तोड़वा दिए थे जब विष दिया जाना था उससे पहले, लेकिन सुकरात ने भागने से मना कर दिया था कि अगर आज मैं बच गया तो मेरे विचार मर जाएंगे, लेकिन अगर आज मैं मर गया ना तो मेरे विचार जीवित हो जाएंगे और वो अमर हो जाएंगे। और उसकी बात आज सत्य साबित हो रही है कि आज 2500 साल बाद भी लगभग हम उन्हें पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आज भी उन्हीं के डायलॉग पढ़े जाते हैं। तो ऐसे थे प्लेटो के गुरु सुकरात, जिनकी छत्र छाया में आज के हमारे लेक्चर्स के हीरो प्लेटो फले फूले और बड़े हुए। और एक जो बीज राजनीति का सुकरात ने डाला था उसे आगे बढ़ाने का काम प्लेटो ने किया और एक महान दार्शनिक दीपक की तरह आज 2500 साल बाद भी चमक रहे हैं हमारे सामने। तो आइए उन्हें देखते हैं, उनका जीवन परिचय से हम आज शुरुआत करने वाले हैं कि प्लेटो की जीवन क्या था, सुकरात में उसका योगदान क्या था। और आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह प्लेटो का चित्र है। इनका जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस ग्रीस में हुआ था। इनका असली नाम एरिस्टोक्लीस था, चूंकि चौड़े कंधे होने के कारण उन्हें प्लेटो कहा जाने लगा। तो चूंकि इनका वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस है और इसका अर्थ होता है अच्छा या श्रेष्ठ व्यक्ति। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था तो आप याद रखिएगा, चांस कम है पूछा जाए, लेकिन हाँ 428 ईसा पूर्व, यानी ईसा से भी लगभग 450 430 वर्ष पहले। अब यहां देख लेते हैं प्लेटो के बारे में। प्लेटो प्राचीन ग्रीस के महान दार्शनिक, राजनीतिक विचारक, जिन्हें पश्चिमी राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनका जीवन और विचार आज भी दर्शन, राजनीति और शिक्षा के केंद्र में है। मैं आपको आगे के लेक्चर्स में पढ़ाने वाला हूं कि इनका राजनीति और चूंकि शिक्षा, उसमें भी शिक्षा का जो उन्होंने सिद्धांत दिया है या पूरा एक खाका खींचा है, वो आप देख के दंग रह जाएंगे कि आज भी उसी को फॉलो किया जा रहा है, उसकी भी बहुत सारी चीजें फॉलो की जा रही हैं। इनका एक शिक्षा के रिलेटेड एक कोट है कि यह मानसिक रोग का मानसिक इलाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके जीवन से संबंधित कुछ और अन्य पक्षों पर भी नजर डाल लेते हैं। जिस समय प्लेटो का जन्म हुआ उस समय एथेंस, अब थोड़ा सा एथेंस की भी बात कर लेते हैं, ये शब्द बार बार आएंगे। वर्तमान में जो यूनान देश है ना, उसे पहले ग्रीस कहा जाता था, ये यूरोप में है। आप उसका नक्शा ऐसा एज्यूम करके चल सकते हैं। उसमें जैसे आज भारत में मुंबई दिल्ली बड़े बड़े शहर हैं, उसी समय उसके ऐसे बड़े बड़े शहर हुआ करते थे। एक का नाम स्पार्टा था, एक का एथेंस था, एक का नाम सिली करके कुछ था, ऐसे थे। और ये अपने आप में स्वतंत्र देश के जैसे कार्य करते थे लगभग। तो इन्हें नगर राज्य कहा जाता था, नगर नगर राज्य। ठीक है, ये अपने आप में एक देश के जैसा कार्य करते थे। तो ऐसा ही एक उस टाइम पे नगर राज्य हुआ करता था एथेंस, जिसमें प्लेटो का जन्म हुआ था। और एथेंस में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, पहले भी बात कर चुके हैं। यही व्यवस्था थी जिसने सुकरात पर युवाओं को पथभ्रष्ट और देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया था और अंततः उसे मृत्युदंड की सजा दी गई थी। उसका पड़ोसी देश था स्पार्टा, वही एथेंस जैसा ही एक बड़ा शहर था लेकिन अपने आप में देश जैसा था। और इन्हीं दोनों के बीच, स्पार्टा और एथेंस के बीच युद्ध चल रहा था जिस समय प्लेटो का जन्म हुआ था, और इस युद्ध को कहा जाता है पेलोपोनेशियन वॉर। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। इसे लेके एक विचारक हुए थुइसिडाइस, इन्होंने बाद में एक रचना लिखी जिसका व्यापक वर्णन है, शानदार वर्णन किया इस युद्ध का। यह युद्ध करीब 28 वर्षों तक चला और कहीं-कहीं मिलता है कि 30 वर्षों तक चला, मतलब जैसे 430 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक, ऐसा। और इस युद्ध में अंततः एथेंस की हार हुई और उसका पतन हो गया। चलिए आगे देखते हैं। वे महान दार्शनिक सुकरात, जिसकी हम स्टार्टिंग में ही चर्चा कर चुके हैं, सोक्रेटिक्स,
के शिष्य बने। उनके विचारों का प्लेटो पर गहरा प्रभाव पड़ा। सुकरात की न्यायप्रियता और नैतिकता ने प्लेटो के राजनैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को आकार दिया। न्यायप्रियता, इसे ऐसे समझिए, इनका एक न्याय का सिद्धांत चलता है जिस पर सुकरात का भी प्रभाव माना जाता है। यह न्याय का सिद्धांत बेसिकली प्लेटो ने दिया था, जो कि इस न्याय को आंतरिक मानते हैं। आप जैसे आजकल का जो न्यायालय वाला न्याय देखते हैं, कोर्ट वाला, वो न्याय नहीं है, ये आंतरिक न्याय है। और नैतिकता, इसे जोड़ के भी दोनों को देख सकते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जैसे हम धर्म का यूज करते हैं, आप कुछ उसी संदर्भ में इसका न्याय का यूज कर सकते हैं कि उस टाइम पे न्याय का अर्थ जो हुआ करता था वो आज भारत में धर्म का अर्थ है, यानी धारण करने वाला, जो आपके अंदर से आता है, उसे उन्होंने न्याय का नाम दिया था और उसको लेकर व्यापक उसके सिद्धांत है। अब हम आगे इसको देखने वाले हैं अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। प्लेटो ने 387 ईसा पूर्व में एथेंस में अकेडमी की स्थापना की थी, जो कि पश्चिमी दुनिया का पहला शिक्षण संस्थान माना जाता है, जिसके प्रवेश द्वार पर लिखा था, रेखा गणित का ज्ञान ना होने पर अंदर ना आए। मतलब जिस व्यक्ति को रेखा गणित का ज्ञान नहीं है वो अंदर ना आए। और यह दर्शन, विज्ञान और राजनीति पर शिक्षण दिया करती थी। यहाँ शिक्षण कार्य हुआ करता था राजनीति पे, विज्ञान पे और दर्शन पे। लेकिन जो मुख्य दो विषय थे वो था यहाँ का एक गणित और दूसरा ज्यामिति। तो आप इन्हें याद रखिएगा कि गणित और ज्यामिति यहाँ के मुख्य विषय थे। बाकी इन पे भी पढ़ाई होती थी, दर्शन, विज्ञान और राजनीति। लेकिन जैसा कि उसके दरवाजे पर ही लिखा था कि जिसे रेखा गणित का ज्ञान ना हो वो अंदर ना आए, तो आप समझ सकते हैं कि रेखा गणित को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और हम थोड़ा सा हटके एक कहानी की बात करते हैं कि जब सुकरात को जहर दिया गया तो उसके बाद और से लेके अकेडमी की स्थापना तक के बीच के जो 12 साल हुए ना, वो काफी उठापटक भरे रहे थे प्लेटो के। उन्हें इस बीच बंदी बना लिया गया था अपने शिष्य के द्वारा और बेच दिया गया था। और फिर कैसे वो छूटे इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा अच्छी कहानी है, आपको थोड़ा सा ये चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। क्योंकि सुकरात को मृत्युदंड मिला और उसी विचारधारा से संबंधित प्लेटो भी थे। क्योंकि ये उतने फेमस नहीं थे और गुरु थे वो ज्यादा फेमस थे, तो उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन सुरक्षा का भाव, असुरक्षा का डर इन्हें भी था प्लेटो को। तो ये एथेंस से चले गए थे कुछ टाइम के लिए, या भाग गए थे ऐसा कह सकते हैं। तो उस बीच ये जो है इनकी भेंट हुई थी, वो एक वहां एक अन्य राज्य था, उसका नाम था सिराक्यूज। वहां गए। इससे पहले ये दो जगह और गए थे, एक जगह इटली थी और एक सिसिली थी। यहाँ पे इन्हें जो पाइथागोरस है उन्हें मिलने का मौका मिला। उनसे रेखा गणित और ज्यामिति का ज्ञान इन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद यहाँ से वो सिराक्यूज चले गए, जहां पे उन्हें एक राजा हुए, दियोनीसियस। ये प्रथम थे, दियोनीसियस प्रथम। इन्हों को अपना शिष्य बनाया। और जो कि इनका प्लेटो का राजनीतिक विचार था, दार्शनिक राजा वाला। आप ये आगे जाके सुनेंगे, थोड़ा सा भी बस इसे सुन लीजिए। दार्शनिक राजा का जो विचार था वो इस पे लागू करने का इन्होंने प्रयास किया, डियोनीसियस पे। लेकिन विचार लागू करने के साथ साथ ये प्लेटो महोदय थोड़े से सत्यनिष्ठ हो गए और राजा के शासन की आलोचना करने लगे कि आपका शासन ठीक नहीं चल रहा है। वहां के भ्रष्टाचार और लेट लपीती नौकरशाही की इन्होंने आलोचना कर दी, जिसके कारण राजा और राजा से ज्यादा वहां की जो दरबारी लोग थे, दरबारी गुट कहना चाहिए, वो इनसे नाराज हो गया और प्लेटो महोदय के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा, राजा के कान भर दिए कायदे से। और इससे राजा नाराज हुए और अपने गुरु को इन्होंने स्पार्टा जो यहाँ है इसके राज्यपाल को बेच दिया था। और राज्यपाल के बाद ये एक द्वीप में बेच दिए गए दास के रूप में। तो ऐसे शिष्य ने गुरु को दास के रूप में बेच दिया। वो तो भला हो फिर प्लेटो को बाकी शिष्यों का, जिन्होंने वहां से प्लेटो को छुड़ा लिया। और फिर उसके बाद ही आए और उन्होंने अकेडमी की स्थापना की। और अकेडमी की स्थापना के बारे में भी एक फैक्ट माना जाता है
कि चूंकि ये पहले तो दास के रूप में बेच दिए गए थे, लेकिन जो धन इनके मित्रों ने उस अपने स्वामी को चुकाया था प्लेटो की मुक्ति के लिए, स्वामी मतलब प्लेटो के स्वामी की मुक्ति के लिए जो धन चुकाया था, वो प्लेटो वापस करना चाहते थे अपने मित्रों को, लेकिन मित्रों ने वो धन लेने से मना कर दिया। उसके बाद वही धन लेके उन्होंने एक एथेंस में एक वाटिका खरीद ली गार्डन टाइप से, और वहां शिक्षण कार्य करने लगे। तो और वहीं पर एकेडमी की स्थापना हुई। और तो इसी से कहा जाता है कि प्लेटो को एक घूमते फिरते शिक्षक का शिक्षक का खिताब भी दिया जाता है कि वो गार्डन में पढ़ाते थे और घूमते फिरते हुए पढ़ाते थे। तो इसके बाद वो अ, अपने एकेडमी में ही लगभग जीवन पर्यंत 40 वर्षों तक वही पढ़ाते रहे, और अंततः 81 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का भी एक शानदार किस्सा है इनके बारे में कि ये अपने एक शिष्य के यहाँ शादी में गए हुए थे, और रात में खूब शोर शराबा हो रहा था, तो एक कमरे में जाके ये सो गए रात में। और लेकिन जब सुबह शादी संपन्न हुई, तो शिष्य ने ढूंढा कि महोदय से आशीर्वाद ले लिया जाए प्लेटो से, अपने गुरु को ढूंढे कहाँ है। तो जब वो उस कमरे तक पहुंचे जहां प्लेटो सो रहे थे, तो वहीं वो मृत पाए गए, और ऐसे 81 वर्ष की आयु में अ, इनका निधन हो गया। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। थोड़ा सा लंबा हो जरूर हो गया, लेकिन हाँ, आप अब चीजें कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ एक चीज और रह गई, वो भी और जान लीजिए। ये डियोनिसियस प्रथम है, इसको एक बार प्रयास किया दार्शनिक राजा बनाने का। इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी हुआ ना, डियोनिसियस सेकंड, इसको भी एक बार प्रयास किया गया था, लेकिन इस बार इसी शासक ने प्लेटो को बुलवाया था कि आप मुझे थोड़ा सा पढ़ाइए, शिक्षा दीजिए। तब इसके लिए भी प्लेटो गए थे 60 वर्ष की आयु में, करीब 60 वर्ष की आयु में एक बार फिर गए थे वो सिराक्यूज राज्य को। अब इस समय प्लेटो के मन में द्वंद जरूर चल रहा था कि जाया जाए कि ना जाया जाए। अगर जाएंगे तो फिर से वही दास वाली कहानी हो सकता है, या इस बार जीवन भी चला जाए, हो सकता है मरना भी पड़े। लेकिन दूसरी ओर ये था कि उन्हें अपनी एकेडमी की साख भी प्यारी थी, और अपने चिंतन से लगाव था, क्योंकि उसे सही साबित करना था। नहीं तो एकेडमी में यह बात फैल सकती थी, ऐसा उन्होंने प्लेटो ने खुद ने लिखा है कि एकेडमी में यह भ्रम फैल सकता था कि प्लेटो जो हमारे शिक्षक हैं, इनके विचार केवल दार्शनिक हैं, मनगढ़ंत हैं, मिथ्या हैं, ये वास्तव में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जाना स्वीकार किया, लेकिन दूसरी बार भी वो दार्शनिक राजा नहीं बना पाए अपना एक शासक को, और इसके बाद इन्होंने अपने विचार छोड़ दिया। जो कि इनकी जो आखिरी की किताबें हैं, उनमें स्टेट्समैन और विशेषकर द लॉज में हमें वो चीजें देखने को मिलती हैं, और दार्शनिक राजा को जो विचार है वो रिपब्लिक में दिया हुआ। आइए अब जीवन से आगे बढ़ते हैं, इनकी किताबों को ही देख लेते हैं, और जो कि हम चर्चा करने वाले थे रिपब्लिक के बारे में। बहुत फेमस किताब है, बहुत बहुत, जो कि 800 सॉरी 375 बीसी में लिखी गई थी। ये सन आपको याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर याद रखना कि ये इनकी 3 किताबें हैं, तीनों सबसे ज्यादा फेमस है। रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लॉज, या लॉज भी जिसे कहा जाता है। तो इनका क्रम जरूर याद रखें कि 375 बीसी में ये लिखी गई, उसके बाद 360 बीसी में ये लिखी गई, और लगभग मृत्यु का ही साल था इनका ये। चूंकि कहा जाता है कि ये भले लिख दी गई थी इनके द्वारा ही प्लेटो को, लेकिन पब्लिश प्लेटो नहीं करा पाए थे इसको। उनकी मृत्यु के एक साल बाद 348 में उनके शिष्यों द्वारा इसे पब्लिश कराया गया था। तो ऐसा मोटा मोटी आप याद रखें कि पहले रिपब्लिक लिखी गई थी, फिर स्टेट्समैन, और फिर द लॉज। आइए अब थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं रिपब्लिक को। ये इंपॉर्टेंट किताब है, परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। अब बुक का नाम तो नहीं ही पूछा जाएगा, वो तो प्लेटो का पर्याय ही बन चुका है। तो वो इसके विचार जरूर पूछे जाते हैं कि इसका मुख्य प्रतिपादित विषय क्या था, मतलब ये पुस्तक किस बारे में थी। तो एक शब्द में अगर इसका आंसर दिया जाए तो न्याय। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, न्याय से अगर आप सीधा समझना चाहते हैं तो इसे भारतीय संदर्भ में धर्म समझ लीजिए। धर्म जो कि हिंदू धर्म में जो व्याख्या होती है उसे समझ लीजिए, यानी धर्म को धारण करना, पूजा पद्धति नहीं, केवल धारण करना। जो आपके आंतरिक गुण होंगे उसे ही न्याय कहा जाएगा, और हम इसे न्याय के सिद्धांत में देखेंगे कि कैसे ये आंतरिक होता है, और ये वर्तमान कोर्ट वाले न्याय से अलग है। और इसका जो उपशीर्षक है, मतलब जनरल भाषा में कहें तो जो
ऊपर का फ्रंट पेज है उसके सेकंड पेज पे क्या लिखा है, ये होता है उसका उपशीर्षक कंसर्निंग जस्टिस, जिसे सामान्य भाषा में भी इसे भी न्याय ही कहा जाता है। और इसमें कुल 10 अध्याय हैं। चलिए कुछ और थोड़ी सी रिपब्लिक की चर्चा कर लेते हैं। एक तो जो रिपब्लिक शब्द ही है वो आप इससे वर्तमान वाले गणतंत्र का अर्थ ना लगाएं। नहीं, ये गणतंत्र नहीं है, ये इसका अर्थ है, रिपब्लिक का अर्थ है शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि रिपब्लिक, और इसका जो रिपब्लिक शब्द आया है वो एक ग्रीक शब्द है पॉलिटिया, ये इसका अनुवाद है जिसका अर्थ वही होता है शासन प्रणाली या संविधान। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी शासन प्रणालियां आती हैं, हम उसके आगे भी देख लेंगे, लेकिन बेसिक मतलब रिपब्लिक का है शासन प्रणाली। और शासन प्रणाली भी इसमें कैसा वर्णन है, तो इसमें पहले तो है दार्शनिक राजा का वर्णन, जो राजा होगा वो दार्शनिक टाइप का होगा, फिलोसफर किंग होगा। इसके बाद जो दार्शनिक राजा होगा वह राज्य उनका आदर्श राज्य कहा जाता है या नोबेल स्टेट, जिसे वो स्थापित करना चाहते थे। और इसके बाद इसमें आदर्श राजा के या दार्शनिक राजा के कर्तव्य हैं, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, और 3 प्रकार के वर्ग भी इसमें बताए गए हैं, वो सब हम आगे देखने वाले हैं। और जो इसका विषय है ज्ञान के अलावा कि इसमें किस-किस और विषय की बात की गई है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जैसे अगर राजा की बात हुई है तो राजनीति हो गई, ठीक है? नीति शास्त्र हो गया। अब राजा बिना अर्थशास्त्र के तो चलेगा नहीं, तो ये अर्थशास्त्र से रिलेटेड भी है। इसमें कला पे भी बात की गई है, इस पे दर्शन पे भी बात की गई है, शिक्षा का सिद्धांत जो कि हम देखेंगे शानदार है, आज भी प्रासंगिक है ये चीज़ें। ये इन सब चीज़ों पे बखूबी इस पे बात हुई है। चलिए, अब इसके बाद दूसरी रचना इनकी देखते हैं, स्टेट्समैन या राजनयिक। एक जेंटलमैन टाइप से आप इन्हें बोल सकते हैं कि चूंकि अब 2 बार कोशिश करने के बाद प्लेटो समझ चुके थे कि अब आदर्श राज्य और दार्शनिक शासक बनना तो मुश्किल लग रहा है, तो अब वो थोड़े वास्तविकता की धरातल पर आए। उन्होंने जैसे अभी आप के मन में राजनयिक की बात आती होगी या डिप्लोमेट की बात आती होगी, तो कोट और पैंट पहने लोग आपके दिमाग पे आते होंगे। तो वैसे ही कुछ लोग थे जो राज्य को चलाएंगे। इन्होंने इसके अंतर्गत एक नई शासन प्रणाली की बात की जो थी मिश्रित संविधान। और इसको चलाएगा कौन, तो इसको चलाएंगे स्टेट्समैन या राजनयिक। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हाँ, एक चीज और ये यहीं लिखी हुई है, इसमें किताब में राज्यों का वर्गीकरण दिया गया है जिसे बाद में अरस्तु ने भी स्वीकार किया है। तो आप राज्यों के वर्गीकरण शायद पढ़े होंगे पहले, या यहाँ ये जान लीजिए 6 टाइप के राज्य होते थे, जो जिनमें से 3 थे जो कानून के हिसाब से चलते थे, लेकिन अगर वो निकृष्ट हो जाए या बिगड़ जाए उनकी व्यवस्था तो वो बिगड़े हुए शासन व्यवस्था मानी जाती थी, जिसमें पहला था मोनार्की, अगर वो बिगड़ जाए तो टायरेनी बन जाती थी। फिर एरिस्टोक्रेसी, और बिगड़ के वो बनती थी ओलिगार्की, और फिर डेमोक्रेसी, फिर एक्सट्रीम डेमोक्रेसी। तो ये 6 प्रकार के राज्य इन्होंने इसमें समझाए हैं। इसके बाद बात करते हैं द लॉज की। तो लॉज इसकी अंतिम किताब है और ये व्यवहारिक किताब है। ये स्टेट्समैन के बाद अब ये कानून के शासन की बात करने लगे कि राज्य कोई भी व्यक्ति करे, लेकिन वहाँ राज्य कानूनों का ही होना चाहिए। ऐसी उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दौर में बात की। और एक बात आप याद रखिएगा, द लॉज जो किताब है ये व्यापक रूप से समानता रखती है जो अरस्तु महोदय हैं इनके शिष्य इसकी पॉलिटी से ये समानताएं रखती है ये किताब। और इसके बाद दालौज में एक न्यासी परिषद का भी है, और इसे नॉटर्नल काउंसिल भी बोलते हैं, या इसका नाम एक और है सासी परिषद। इसके अंतिम पेजों पे मतलब लॉज के अंतिम पृष्ठों पर इस परिषद का वर्णन है। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि यह न्यासी परिषद का प्रावधान किस बुक में है, तो द लॉज में इसका उल्लेख मिलता है। इसमें 10 लोग होते थे जो रात के वक्त नियंत्रण का काम करते थे या प्रशासन व्यवस्था संभालते थे, और इसकी बैठकें रात में ही होती थी। ये इसके बारे में थोड़ी सी अजीब बात है, बाकी आगे हम इसके बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। अब अगर ये चूंकि इनकी 3
मेन किताबें हैं, तो इस पे हम थोड़ा सा कंपैरिजन में भी अध्ययन कर लेते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले रिपब्लिक, फिर स्टेट्समैन और फिर द लॉज। चलिए देखते हैं। आप देख चुके होंगे कि रिपब्लिक में जो इनका राजा था वो एक दार्शनिक राजा था। इसकी अपेक्षा जो स्टेट्समैन में राज करने वाले थे वो राजनयिक थे, मतलब कूटनीतिज्ञ टाइप से आदमी थे, वो यहाँ राज करने वाले थे। और द लॉज में अल्टीमेटली कानूनों का राज चलेगा। ठीक है, इसके बाद यह एक काल्पनिक राज्य लगता है। अरस्तु ने स्वयं स्वीकार किया था कि धरती पर इसका अस्तित्व होना मुश्किल है, ये बादलों का नगर ही हो सकता है। और इसकी जो आप आगे पढ़ेंगे हम इसे दार्शनिक राजा या आदर्श राज्य को, तो वास्तव में ये काल्पनिक ही था, लेकिन ठीक है, विचार की शुरुआत तो हुई कम से कम। लेकिन इसके बाद जो स्टेट्समैन में इन्होंने राज्य दिया है वो एक संभावित राज्य लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, असंभव नहीं है दार्शनिक राजा जैसा। यहाँ संभव है चीजें, राजनयिकों के द्वारा भी राज्य चलाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो लॉज है वो तो आज आप भी व्यावहारिक रूप से देख सकते हैं कि भारत में भी वर्तमान में कानून का शासन है। तो यह एक रियल स्टेट है या वास्तविक राज्य है। ठीक है, इसके अलावा एक अंतर और देख सकते हैं इसमें, जो इन्होंने दार्शनिक राजा की जो विशेषताएं बताई हैं वो तीन बताई हैं। तीन सॉरी, एक ही है दार्शनिक राजा की विशेषता, मतलब बुद्धि पे जो होगा उसे ही दार्शनिक राजा कहा जाता है। और बाकी यहाँ शासक लोग और प्रजा की तीन विशेषताएं बताई हैं: बुद्धि, साहस और संयम। ठीक है, तो यह विशेषताएं बताई गई हैं। और लेकिन इसके अलावा जो स्टेट्समैन है उसमें चूंकि राजा की विशेषताएं या स्टेट्समैन की विशेषताएं इन्होंने बताई हैं, वो है बुद्धि के साथ साथ उसे अलिखित देवीय नियमों का भी ज्ञान होना चाहिए। अलिखित देवीय कानूनों का भी ज्ञान होना चाहिए या परंपराओं का भी ज्ञान होना चाहिए। ये उन्होंने एक और शर्त जोड़ दी थी राजनयिकों के लिए। इसके बाद जो लॉज किताब है इसमें लिखित नियम जो आज चलते हैं की बात प्लेटो महोदय करते हैं। ठीक है, तो आपको इन तीनों किताबों में अंतर समझ में आ गया होगा। और एक चीज और है जो प्लेटो महोदय तुलना करते हैं अपने अध्ययन में, अध्ययन पद्धति है उनकी, आप हम इसे आगे जाके देखेंगे। तो जो दार्शनिक राजा की तुलना है वो गणरीय से करते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टेट्समैन की जो तुलना है वो एक चिकित्सक, जैसा कि हम शुरुआत में एग्जाम्पल दे चुके हैं, चिकित्सक या पायलट से इसकी तुलना की जाती है। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य किताबें और हैं। इन पे भी थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे एक किताब है सिंपोजियम। आप सोच रहे होंगे सर इनका नाम हिंदी में ही लिख देते, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, सब इंग्लिश में ही याद करने हैं आपको। ये मेरा सजेशन रहेगा। 2022 वाला जो एग्जाम है एपी का, वो हालांकि हुआ 24 में था, उसका एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक टर्म है कॉस्मोपॉलिटन, ये एक लोकतंत्र का प्रकार है। इसके अनेक हिंदी में अर्थ निकलते हैं और यही से हम वर्ड पूछ लिया गया था। वर्ड इसकी विशेषताएं दे दी गई थी और इसका नाम बताना था कि किस टाइप का लोकतंत्र है, उसका आंसर ये था। चूंकि विशेषता इसी की थी कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी की, ये डेविड हेडल वाला है। तो जिसने हिंदी में नाम याद किया था ना, वो बड़े कंफ्यूज हुए थे, क्योंकि 5-6 नाम और कोई भी देश, इसमें शायद सर्वदेशीय दिया था ऐसा कुछ, तो लोगों का ये बड़ा गलत हुआ था। इससे अच्छा यही है कि चूंकि अगर इंग्लिश में एक सीधा सा नाम है तो आप इंग्लिश प्रेफर कीजिए याद करना, हिंदी में उसका अनुवाद कुछ भी किया जा सकता है, कोई उसका सिर पैर नहीं होता है। तो आप इंग्लिश की तरफ ही ज्यादा जाएं, और एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही चुका हूँ कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी वाला। तो सिंपोजियम, और हिंदी में ऐसा भी है कि अगर इसको सिंपोजियम को भी हिंदी में लिख दें वो ऐसे करके इंग्लिश टाइप में, तो उसका भी अलग अलग टाइप से हो सकते हैं लिखने में अंतर, प्रोनाउंसिएशन में, तो वहां भी अपने को दिक्कत हो सकती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में ही याद करें चीजें। इसमें सिंपोजियम में प्रेम और सौंदर्य से संबंधित वर्णन है, और ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है एज इट इज कि सिंपोजियम में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है या सिंपोजियम किससे संबंधित है। इसके अलावा दूसरी किताब आती है मेमो, ज्ञान के स्वरूप का वर्णन किया गया है इसमें। इसके अलावा एक किताब है एपोलॉजी करके,
अपोलॉजी से थोड़ा-सा आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये सुकरात के मृत्युदंड से संबंधित है। तो प्लेटो के गुरु सुकरात पर चलने वाले मुकदमे का अपोलॉजी में वर्णन किया गया है और एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि मुझे लग रहा है कि बस पूछे जाने वाला है। महात्मा गांधी जी द्वारा गुजराती भाषा में इसका अनुवाद सत्यवान नाम से किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फायदों की चर्चा करते हैं। तो इसमें प्रत्यय का सिद्धांत है, इसे हम विस्तार से आगे देखेंगे। आप अभी थोड़ा सा समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लीजिए। जो विश्व है पूरा, इसमें दो टाइप के मेन विचार चलते हैं। एक तो आत्मा वाला और एक होता है जो भौतिक वाला होता है। आप अपने शरीर से इसके एग्जाम्पल अच्छे समझ सकते हैं। जो अपना शरीर है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक उसमें आत्मा होती है और इस बाहरी शरीर होता है। तो कुछ लोग बोलते हैं ये आत्मा ज्यादा जरूर है, शरीर तो मरता जीता रहता है, कोई बात नहीं है, आत्मा शरीर बदलती रहती है। नहीं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ये शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आत्माओं को किसने देखा, भगवान है या नहीं है किसको पता, तो इसलिए भौतिक शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब प्लेटो महोदय भी इनमें से किसी एक की साइड ही जाएंगे, तो वो इस साइड वाले हैं, आत्मा वाली साइड पे। इसे आत्मा को एक शब्द यूज करते हैं विचार, विचार या आइडिया, आइडिया। इसके लिए एक शब्द और यूज होता है फोम, जो कि प्लेटो नहीं सॉरी, अरस्तु महोदय यूज करते हैं। और प्लेटो महोदय इसके लिए आइडिया का यूज करते हैं। तो प्रत्यय का सिद्धांत जो कि प्लेटो महोदय से संबंधित है, और आप देख सकते हैं आत्मा की अनस्वरता पर वर्णन, मतलब वो इसी साइड वाले जो आत्मा को इंपॉर्टेंट मानते हैं, शरीर को या भौतिक जगत को इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। बाकी इसकी हम आगे जाके चर्चा करेंगे। आप एक लाइन में और इसे समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं प्रत्यय का सिद्धांत की जो प्रत्येक वस्तु हो उसका कोई एक उद्देश्य होता है, एक अल्टीमेट गोल होता है, जो जिस ओर लगातार गति करती रहती है और उस उद्देश्य को पाना चाहती है। जैसे मनुष्य भी किसी ओर गति कर रहा है, प्लेटो महोदय का जो आदर्श राज्य है वो भी इस किसी एक ओर गति कर रहा है। जैसे उनकी पुस्तक है तो वो किस ओर गति कर रही है कि समाज में न्याय की स्थापना हो। और फेदो में ही जो सुकरात को विष देने और उसकी मृत्यु का मार्मिक चित्रण है। तो आप याद रख सकते हैं, ऐसे पूछी जा सकती हैं चीजें। इसके अलावा कुछ अन्य किताबें और हैं, तो उन्हें भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चार माइंड्स, इसमें आत्मज्ञान का विचार दिया हुआ है। सुकरात, इसी संबंध में प्रसिद्ध कथन है नो योरसेल्फ। ठीक है, आत्मज्ञान मतलब जो कि प्लेटो महोदय मानते थे कि ज्ञान जो है, प्लेटो नहीं एक्चुअली सुकरात से ये परंपरा शुरू हुई है। तो वो लोग ज्ञान को दो टाइपों से वर्गीकृत करते थे जो संसार में चल रहा है। एक ज्ञान वो जो आप देख रहे हैं, जैसे आपने सामने नजर फैलाई होगी तो आपके कमरे में कोई चीज रखी होगी तो आपको ज्ञान हो गया कि ये चीज है। या जैसे आपके सामने कोई लाइट का बल्ब है तो वो जल रहा है, गोल है, तो आप समझ गए कि ये बल्ब है। लेकिन दूसरी ओर जो ज्ञान को प्राप्ति करने का स्रोत है, वो जो सुकरात और प्लेटो महोदय जिसे मानते थे, वो मानते थे कि ज्ञान आंतरिक होता है, वो इंद्रियों से नहीं है। जैसे कि हमने बल्ब को देखा तो वो इंद्रियों से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो असली ज्ञान नहीं है। वो तो सिर्फ एक जानकारी है जो सामान्य से हमें मिल गई। ज्ञान वो होता है जो अंदर से आता है। और इस आंतरिक ज्ञान को हम अगर थोड़ा-सा समझाना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं कि इसे आप अपनी अंतरात्मा से रिलेटेड कर सकते हैं। कि जो चीज़ अपने अंदर से या आत्मानुभूति होती है, कभी हम किसी विषय पे चर्चा करते हैं और चर्चा करके जो एंड ऑफ द डे जो सारांश निकलता है और उसे एक तथ्य या अकाट्य तथ्य निकलता है जिसे काटा ना जा सके, वह सही ज्ञान होता है। तर्क-वितर्क करके जो एक सुप्रीम तर्क निकलता है जिसे काटा ना जा सके, अंततः वही ज्ञान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रोटो की। ये भी एक किताब है जिसकी विषय वस्तु एपोलॉजी जैसी है, मतलब सुकरात का मुकदमे का इसमें वर्णन है। इसके अलावा जॉर्जियास भी एक इनकी किताब है, और एक अंतिम किताब है जो प्लेटो महोदय की, उसका नाम है पैरानिमाइंडेस। तो आप इसे भी याद रखिए, इसमें भी वही प्रत्यय या विचार का सिद्धांत दिया हुआ है। प्रत्यय या विचार का सिद्धांत की जो उस किसी वस्तु का विचार है वो क्या है, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा कर लेते हैं इनके कुछ दार्शनिक बिंदुओं के बारे में, या जो इनका निचोड़ है। चूंकि आज के लेक्चर में सिर्फ हम प्लेटो की ओवरऑल जीवनी देख रहे हैं और उनके विचारों पे थोड़ी-थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, एक ओवरव्यू खींच रहे हैं, खाका खींच रहे हैं। हो सकता है समझाने में थोड़ा-सा लेट हो जाए, लंबा हो जाए ये लेक्चर, लेकिन वही फैक्ट को अंडरलाइन करने से या फैक्ट फैक्ट पढ़ाने से चीज़ें समझ में नहीं आती, तब तक आप जब तक आपके मन में एक प्लेटो की लेके छवि ना बैठ जाए।
और ये जरूरी भी है क्योंकि इसके बाद अपने को प्लेटो पूरा पढ़ना है और फिर अरस्तु भी है। तो यहीं से राजनीतिक विचारों की आधारशिला रखी जानी है आपकी समझ को यहीं से विकसित होना है। तो थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे एक एक चीज को। इसलिए ये पूरा लेक्चर सिर्फ एक ओवरव्यू के बारे में, यानी कि हम विस्तार से आगे चर्चा करने वाले हैं सबकी लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स। प्लेटो मुझे लगता है 2 से 3 लेक्चर्स में और लगेंगे इसको खत्म होने में। इनके दर्शन और विचार में जो मेन चीज है वो है एक इनका आदर्श राज्य, जिसका शासक दार्शनिक राजा होगा, और इसका निर्माण 3 चरणों में होता है। और पहले चरण में उत्पादक राज्य बनेगा, दूसरे में संरक्षक राज्य बनेगा, और तीसरे में यह बुद्धिमत्ता का विकास करके यह दार्शनिक राज्य या आदर्श राज्य बन जाएगा। ठीक है, बाकी आपको अगर ये समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं बोल रहा हूँ जो अभी तक पूरा पढ़ाया है या जो इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, अगर आपको ना याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ऐसा लगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें कि ये शब्द सुने से लग रहे हैं, उसी लिए ये लेक्चर लिया जा रहा है, ताकि जब कल या परसों हम इनको डिस्कस और करेंगे अच्छे से, तो आपको ये लगे शब्द कि हाँ सुने से लग रहा है। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू है, समझ में ना आए या शब्द सुने से ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही पढ़ाई की शुरुआत होती है। आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा तब आएंगी ये चीजें समझ में। तो अभी आप लोड ना लें किसी चीज का। और इसके बाद दार्शनिक राजा हो गया, इसके काम इसी में दिए हुए हैं। शिक्षा से रिलेटेड जो कि नीचे है हम वही इसकी चर्चा कर लेंगे। तो ऐसा उनका आदर्श राज्य बनता है, लेकिन अंत में प्लेटो महोदय खुद कह देते हैं कि ये बादलों का नगर है और ये सिर्फ एक आदर्श है, बाकी ये प्राप्त करना मुश्किल है और बहुत कठिन है। मतलब 2 बार तो कोशिश प्लेटो महोदय खुद कर चुके हैं और फिर बस हो गया था उनका काम, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और अंत में दालौज में आते-आते उन्होंने कानूनों के शासन की बात करने लगे कि दार्शनिक राजा नहीं चाहिए, हमें कानूनों का शासन चाहिए। प्रत्यय का सिद्धांत, इसके बारे में भी हम देख चुके हैं, थ्योरी ऑफ आइडिया। एक ये 2 शब्द आपको देखने आएंगे, एक दो आएगा थ्योरी ऑफ फॉर्म। ये दोनों ही एक ही चीज़ है। आप इन्हें मोटा-माटी जो भारतीय संदर्भ में यूज़ करते हैं, आत्मा शब्द इससे लगा सकते हैं कि इसकी आत्मा क्या है, इसका विचार क्या है कोई भी चीज़ का। जैसे इंसान का जो अल्टीमेट गोल है, उसकी आत्मा है, वो प्लेटो महोदय मानते थे कि खुशी प्राप्त करना है। तो वही उसका प्रत्यय का सिद्धांत है कि किसी चीज़ का प्रत्यय क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट आइडिया क्या है, तो ये उसका प्रत्यय का सिद्धांत है। और प्लेटो जो कि इस विचारवादी चिंतन से जुड़े हुए भौतिकवादी चिंतन को वो गौण मानते थे और इसी विचारात्मक चिंतन को वो सही दुनिया मानते थे। और इसके आगे हम गुफा का रूपक भी देखने वाले हैं। इनका गुफा का एक अच्छी कहानी, वहाँ से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे। इसके साथ गुणों की परिभाषा, तो इसमें हम जो प्लेटो महोदय द्वारा बताए गए हैं 3 टाइप के गुणों की बात करने वाले हैं। जो पहला गुण होता है इसमें, वो होता है अ, संयम का, और दूसरा होता है साहस का, और तीसरा होता है बुद्धिमत्ता वाला। जिसके पास संयम का गुण होगा वह व्यापारी वर्ग में जाएगा, जिसके पास साहस का गुण होगा वो सैनिक वर्ग में जाएगा, और जिसके पास बुद्धि होगा वो शासक बनेगा या दार्शनिक राजा बनेगा। तो आप यहाँ इसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, दार्शनिक राजा बनेगा। जी हाँ। ऐसे राज्य में 3 वर्ग बताए हैं प्लेटो महोदय ने, और इन्हीं के आधार पे जो चौथा गुण बताया है वह भी बताया गया है। वो अल्टीमेटली आता है न्याय का गुण। यहाँ पे एक फेमस कोट है एम बी फोस्टर महोदय का कि जो प्लेटो का न्याय है वो टेक्टोनिक न्याय है, मतलब जो जोड़ के रखता है तीनों चीजों को, तो इनको जोड़ने वाला है न्याय। आप इसे थोड़ा-सा ऐसे समझिए कि जो इनका बँटवारा होगा वो न्याय के आधार पर ही होगा, और न्याय कैसा? न्याय कोर्ट वाला नहीं है, आंतरिक न्याय है। तो बँटवारा कैसे करेगा? जब इंसान को अंदर से फ़ील होगा कि मेरे पास संयम का गुण है, साहस का गुण है या बुद्धि का गुण है। तो कोई एक गुण को चूज़ करके वो किसी एक वर्ग में चला जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो 3 वर्ग बन जाएँगे और तीनों वर्गों से मिलके उसका राज्य भी बन जाता है। तो यही उसका आंतरिक न्याय हुआ। कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसे अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है। आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया कि ये क्या चल रहा है, तो आप बस सुनते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे और हम 2-3 बार इसे पढ़ने वाले हैं, तो सब क्लियर हो जाएगा।
और जो कि न्याय का सिद्धांत यही कवर हो गया कि न्याय क्या है, वर्ग अपने गुणों को पहचाने और उसके अकॉर्डिंग काम करे तथा दूसरे के काम में हस्तक्षेप ना करे, इसे न्याय का सिद्धांत कहा गया है। यह न्याय वर्तमान में कोर्ट वाले न्याय से भिन्न है और यह आंतरिक न्याय है जो अंदर से आता है। इसके अलावा शिक्षा का सिद्धांत के बारे में क्या ही बताएं, थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं इसमें। आप जब इसे शायद कल, हाँ अगले लेक्चर में कल पढ़ लेंगे शिक्षा वाला, तो आप आंखें चौंध आ जाएंगी कि मतलब 2500 साल पहले भी लोगों ने किस प्रकार शिक्षा को क्लासिफाई किया है। प्लेटो महोदय ने 2 भागों में शिक्षा को बांटा है ऐसा, एक प्राथमिक शिक्षा, 3 भाग में सॉरी, एक उच्च शिक्षा और एक व्यावहारिक शिक्षा, ठीक है? जो पहली शिक्षा चलती है वो 6 वर्ष से 20 वर्ष तक चलती है, दूसरी 20 से 35 और ये आखिरी में 35 से 50। तो पहली शिक्षा में जो आखिरी के 2 साल होंगे 18 से 20, इसमें सैन्य शिक्षा दी जाएगी और इसमें जो फेल हो जाएँगे लोग यहीं तक रुक जाएँगे, वो सैनिक बन जाएँगे। इसके बाद जो आगे जाएगा वो उत्पादक और दार्शनिक बनेगा। अल्टीमेटली थोड़ा-सा शॉर्ट में से समझ लेते हैं कि जो लास्ट में ये 50 वर्ष पूर्ण कर लेगा और शिक्षा में पास हो जाएगा, वही इसका दार्शनिक राजा बनेगा। ठीक है? वही पूरा राज्य चलाएगा। इसके पास बहुत शक्तियाँ होंगी, इसे आगे देखने वाले हैं। ये मतलब एक फ्रिक्शन कैरेक्टर जैसा बोल सकते हैं कि एक कैरेक्टर उन्होंने बनाने की कोशिश की थी कि इसके पास अपार शक्तियाँ होंगी, कोई इस पे कंट्रोल नहीं लगा सकता, लेकिन ये शिक्षा से बंधा हुआ होगा और शिक्षा के द्वारा ही जाएगा ये, मेरिट के आधार पे। और उनका आदर्श राज्य जो था, उसमें एक कैरेक्टर तो ये हो गया, बाकी उसमें साम्यवाद, फिर शिक्षा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट था। हो सकता है लागू ना किया जा सके, लेकिन जो उस टाइम की सोच थी ना, उसे देख के आप भी दंग रह जाएँगे कि ऐसा-ऐसा क्या सोच के गए थे मतलब। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो अभी एमपीपीएससी तो नहीं पूछता है, मतलब मैंने देखा है शायद 2 सेट के एग्ज़ाम हो गए, 2 3 सेट के एग्ज़ाम हो गए, 17 वाला समेत मिला के 2 एपी के एग्ज़ाम हो गए, अभी अगला वाला है, तो 2 तो हो ही चुके हैं कम से कम। लेकिन पद्धतियों से क्वेश्चन मुझे ना के बराबर देखने को मिले हैं, लेकिन आस-पड़ोस के राज्यों में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, तो हम इन्हें ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम पद्धतियों के बारे में देखते हैं कि प्लेटो की अध्ययन पद्धतियाँ क्या हैं। तो शायद हो सकता है कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि सर पहले तो ये बताओ ये अध्ययन पद्धतियाँ होती क्या हैं? तो हम अभी समझ लेते हैं और एक बार और आखिरी में भी इसे बता दूँगा कि जो प्लेटो का पूरा विचार है, जैसे हमने पिछले पेज पे देखे कि उनके दार्शनिक राजा, न्याय का सिद्धांत, शिक्षा का सिद्धांत और प्रत्यय वाला सिद्धांत। तो ये सिद्धांत उन्होंने जो उपयोग किए हैं, उसमें क्या-क्या मेथड लगाई हैं, आप उन्हें ज़रा देखिए। जैसे आप दार्शनिक राजा वाला देखेंगे, तो उन्होंने पहले एक राजा खड़ा कर दिया है, ठीक है? ये राजा बना दिया है उन्होंने। फिर उसे वो साबित कर रहे हैं कि ये महान है, ऐसा है, वैसा है, इसके गुण ये होंगे। तो पहले उन्होंने कुछ चीज़ साबित कर दी है, फिर उसके वो गुण गिनवा रहे हैं, ठीक है? या आप एक थोड़ा-सा अलग एग्ज़ाम्पल लेंगे कि कोई चीज़ रखी और आपने उसे देख के कह दिया कि मोबाइल है। फिर आप कोई पूछेगा भाई आपने ये कैसे बता दिया या कैसे उसे सीख लिया आपने? कैसे ये अध्ययन किया कि ये मोबाइल था? तो आपने बताया ये चौकोर था, उसमें कैमरा था, इसमें फ़ोन लगते हैं और वो जल भी रहा था, तो मतलब मैंने इसे बता दिया कि ये मोबाइल है। तो आपने इसका अध्ययन कैसे किया? तो तो पहले आपने उसे एक चीज़ मान लिया, फिर उसके बारे में उसके पक्ष में कुछ प्रूफ़ दे दिए कि ये ऐसा-ऐसा है। जैसे आपने एक इंसान को देखा, तो बोल दिया ये मेरे पिताजी हैं। अब आपके पिताजी कैसे हुए? तो आपने बता दिया कि इनका शकल मेरे पिताजी जैसे है, हाव-भाव, बात करते हैं और मैंने उन्हें पहले देखा है तो ये मेरे पिताजी जैसे हैं। इसका नाम है डिडक्टिव मेथड या निगमनात्मक पद्धति। अ, अब हमने पहले रेखागणित की बात की है, तो वहीं से इसे समझते हैं। पहले थोड़ा-सा इसे कुछ जो पढ़ने-लिखने टाइप में है, वो समझ लेते हैं, फिर इसके उदाहरण और देंगे। तो यह जो है, वो सामान्य से यह पद्धति जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। अब सामान्य और विशिष्ट से क्या मतलब है? सामान्य मतलब ये है कि उसका निष्कर्ष क्या निकला है, सामान्य क्या है, अंत में क्या आया है, तो उसे सामान्य कहा जाता है और विशिष्ट क्या है, जो उसके पक्ष में तर्क दिए गए थे, वो सामान्य है। जैसे यहाँ मोबाइल का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था, तो उसका तर्क दिया गया था, ये कुछ ऐसा अ, आयताकार है, थोड़ा-सा मोटा है, स्क्रीन भी जल रही है, इसमें कैमरा भी है, इससे फ़ोन भी आते हैं, तो ये मैंने समझ लिया कि ये निष्कर्ष क्या निकला, ये मोबाइल है। तो पहले हमने उसे साबित कर दिया कि वो मोबाइल है या पहले उसे एक अलंकार दे दिया कि वो मोबाइल है, फिर उसके बारे में तर्क दिए। तो यह अध्ययन की कौन-सी पद्धति हुई? ये निगमनात्मक पद्धति हुई, ठीक है? और
इसे अब थोड़े से और अच्छे टर्म में समझते हैं कि जो प्लेटो महोदय ने इसका यूज़ किया है, वो कैसे किया है। तो जो प्लेटो महोदय हैं, वो रेखागणित को बहुत मानते थे और जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि वो उनकी अकेडमी के गेट पे लिखा था कि अगर रेखागणित का ज्ञान नहीं है, तो प्रवेश ना करें। तो हम रेखागणित से ही बात स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है? ऐसे आप हमने प्रमेय पढ़े हुए हैं मैथमेटिक्स में। तो उसमें वन लाइन में एक प्रमेय दिया हुआ आता था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश है, बाकी आप इसे अब साबित कीजिए। तो एक आपने सामान्य पहले दे दिया निष्कर्ष और उसके बाद में साबित आप उसे बाद में कर रहे हैं। जैसे पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी का स्क्वायर एक फेमस प्रमेय था जो आता ही था लगभग। तो ऐसे ही कुछ चीजें हैं कि आपको एक स्थापना पहले दे दी गई, एक निष्कर्ष निकाल के पहले दे दिया गया जिसे सामान्य कहा जाता है और वो विशिष्ट बाद में आता है। तो इसे कहते हैं कि ये सामान्य से विशिष्ट की ओर गति करती है। और इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे इसे दार्शनिक पद्धति भी कहा जाता है, इसे निष्कर्षात्मक पद्धति भी कहा जाता है, इसे मान परकवादी पद्धति भी कहा जाता है। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो इसे निगमनात्मक पद्धति कहते हैं और इसका सबसे ज्यादा उपयोग जो हुआ है वो रिपब्लिक पुस्तक है जो प्लेटो महोदय की, उसमें किया गया है। इसके विपरीत यही जान लीजिए एक पद्धति होती है आगमनात्मक पद्धति। इसका उपयोग अरस्तु महोदय करते थे, वो इससे उल्टी होती है। वो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, बाकी इसे हम आगे देख लेंगे, अभी यहाँ छोड़ दीजिए। बस थोड़ा-सा याद रखिए आगमनात्मक पद्धति क्या है और निगमनात्मक पद्धति क्या है। इसके अलावा दूसरी पद्धति की बात करें तो सउद्देशात्मक पद्धति या टेलियोलॉजिकल। इसमें ये टेलोस जो शब्द है टेलोस, इससे टेलोस बना है, जिसका अर्थ होता है लक्ष्य या उद्देश्य क्या है, तो वही सउद्देशात्मक पद्धति। तो इसमें जैसे कि हम पहली बात कर चुके हैं थ्योरी ऑफ आइडिया। जी, पहले हम थ्योरी ऑफ आइडिया की बात कर चुके हैं, वह इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि किसी वस्तु का उद्देश्य क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है। जैसे प्लेटो महोदय बताते थे कि इंसान का गोल है, जो विचार है वो उसकी आत्मा है, ना कि उसका शरीर जो कि भौतिक है। नहीं, ये उसका अंतिम टेलोस नहीं है, उसका टेलोस है जो उसकी आत्मा है, आत्मा मतलब खुशी। एक और पद्धति है जिसे सदृशात्मक पद्धति कहा जाता है, यानी एनोलॉजिकल। जैसे कि हम एक बहुत फेमस कोट है इसके बारे में, उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं कि प्लेटो महोदय कहते हैं कि जैसे हम रखवाली के लिए चौकीदारी के लिए अगर कुत्ता पालते हैं तो सामान्यतः यह नहीं देखा जाता कि वो नर है या मादा। तो फिर शासन करने के लिए हम स्त्री और पुरुष में भेद कैसे करें? तो शासक के लिए ये भेद नहीं होना चाहिए। तो शासक की तुलना यहाँ उन्होंने कुत्ते से की है कि जैसे कुत्ते चौकीदारी के लिए रखे जाते हैं, वैसे ही जो शासक हम जनता रखती है अपने ऊपर शासन करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, उसमें स्त्री-पुरुष का भेद क्यों किया जाए? तो आपको इस उदाहरण से भी एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये स्त्री-पुरुष समानता के समर्थक थे और मतलब उ उ आज से करीब 2500 साल पहले ऐसी बातें करना मतलब क्या ही बात बोलें कि किस लेवल पे जाके वो आदमी सोचते होंगे, किस लेवल पे वो आदमी जाके लिखते होंगे और क्या ही समय होता होगा उस टाइम पे कि मतलब सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु, क्या गौरवमयी परंपरा रही होगी उनके यहाँ। तो उस टाइम पे वो स्त्रियों के बारे में इतना बुलंद होके बोलते थे कि उन्हें भी शासक माना जा सकता है, उन्हें भी दार्शनिक राजा तक बनाया जा सकता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने स्त्रियों को चूल्हा-चौके से मुक्त करने के लिए साम्यवाद का एक मॉडल भी दिया था और उनको सैनिक वर्ग में भी शामिल करने के लिए द्वार खोल दिए थे, तो जो कि एक क्रांतिकारी कदम बोल सकते हैं। आगे हम सब देखने वाले हैं, आप थोड़ा-सा वेट कीजिए बस। इसके अलावा जो अंतिम पद्धति है उनकी वो द्वंदात्मक पद्धति है, इसे संवाद भी कहा जाता है। बेसिकली ये है कि एक इंसान क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा आंसर दे रहा है और इसे डायलेक्टिक मेथड भी कहा जाता है या संवाद। आपने शायद सुना होगा कि जो प्लेटो के जो सारी रचनाएँ हैं, उनमें से अधिकांश को डायलॉग कहा जाता है। तो वो भी यहीं से शब्द निकला है डायलॉग का कि चूँकि सुकरात यानी प्लेटो के गुरु सुकरात अपने शिष्यों के साथ संवाद करते थे, प्रश्न-उत्तर, फिर उसको तर्क किया, फिर वितर्क किया।
तो इसके द्वारा वो आगे बढ़ते थे। इस प्रकार वो एक सत्य की खोज करते थे और जो अंतिम होता था और इस प्रकार वो सत्य अंदर से निकलता था, तो उसे न्याय कहा जाता था। न्याय। तो आप इस पद्धति को भी समझ गए होंगे कि एक प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो बातचीत होती है या जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। इसके अलावा 2 पद्धतियों की और प्लेटो महोदय प्रयोग किया करते थे। एक तो विश्लेषणात्मक पद्धति यानी किसी चीज़ के गुण, अवगुण उसको मतलब एक प्रकार से नट बोल्ट खोल-खोल के देख लेना उसमें क्या-क्या है, सब चीज़ें देखना तो वो विश्लेषणात्मक पद्धति है। दूसरी ऐतिहासिक पद्धति। इतिहास से सीख लेते हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जैसे पाइथागोरस से उन्होंने ज्यामिति वाला ज्ञान जो लिया है, उसे हम ऐतिहासिक पद्धति के अंदर रख सकते हैं। निगमनात्मक पद्धति भी बोलेंगे उसे, लेकिन जो इतिहास से उन्होंने प्राप्त किया है या इतिहास का जो अध्ययन करके वर्तमान के लिए जो नियम बनाए हैं, वो ऐतिहासिक पद्धति के अंतर्गत रखे जाएँगे। और यहाँ थोड़ा-सा इसके बारे में और देख लीजिए, सौउद्देशात्मक पद्धति के बारे में थोड़े से 2-3 पॉइंट छूट गए हैं। तो ये एक आपने पढ़ा होगा कार्य-कारण संबंध। कि कोई कार्य होता है, उसके पीछे कारण होता है और कारण होता है, उसी के कारण कार्य होता है। तो अल्टीमेटली एक-दूसरे के पीछे ये पहिया घूमता रहता है। तो इसमें भी अंततः उद्देश्य ही आता है कि कारण क्या था? क्योंकि उद्देश्य उसका कार्य था। इसके बाद शिक्षा संबंधी जो सिद्धांत है, वो भी कहीं न कहीं उद्देश्यात्मक पद्धति या टेलोलॉजिकल पद्धति से संबंध रखता है। तो हमने उनकी अध्ययन पद्धतियों के बारे में भी जान लिया कि कैसे प्लेटो महोदय अध्ययन किया करते थे। वो निगमनात्मक पद्धति का भी प्रयोग करते थे, सौउद्देशात्मक पद्धति का भी प्रयोग करते थे, सदृशात्मक पद्धति का भी प्रयोग करते थे, द्वंदात्मक पद्धति और 2 और थी, विश्लेषणात्मक और ऐतिहासिक पद्धति। तो यहाँ हाँ, एक चीज़ और है, जो द्वंदात्मक पद्धति है, इसमें उनकी 2 पुस्तकें बहुत फ़ेमस हैं। एक तो स्टेट्समैन और दूसरी लॉज़। तो जो रिपब्लिक है वो निगमनात्मक के लिए ज़्यादा यूज़ हुई है या रिपब्लिकन में जो पद्धति यूज़ हुई है वो निगमनात्मक है और इसके अलावा जो द्वंदात्मक पद्धति का उपयोग ज़्यादा हुआ वो 2 पुस्तकें स्टेट्समैन और द लॉज़। अब आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। बाकी कल हम गुफ़ाओं का रूपक और उसके बाद सोफ़िस्टों की बात करने वाले हैं। ये 2 बड़े मज़ेदार टॉपिक होने वाले हैं इसके अंदर। सोफ़िस्ट जो कि एक वर्ग था या चलते-फिरते शिक्षक भी जिन्हें कहा जाता था, जो घूमते थे और युवाओं को ज्ञान देते थे। ये वही सुकरात और अरस्तू के टाइम पे ही हुआ करते थे एथेंस में। इन्हीं के विचारों को काट कर ये जो स्पा परंपरा है जो अपने नए विचारों को आगे रखती थी। इसके अलावा दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है उसे हम अच्छे से देखने वाले हैं। अभी तो हमने थोड़ा-सा बस इसका ओवरव्यू खींचा है। इसके अलावा शिक्षा, न्याय, ये सब सिद्धांत हम कल देखने वाले हैं। तो अगेन थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।